हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हरियाणा का इतिहास के अंदर आज मैं तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। अगस्त सन 1957 में जब पंजाब में हिंदी सत्याग्रह अपने पूरे जोबन पर था, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों सोनीपत के सर छोटू राम आर्य कॉलेज के प्रांगण में पधारे। बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, एक एक अक्षर सुनने का है। दोस्तों, हिंदी सत्याग्रह के नारों शोर सुनाई दे रहा था। सम्मेलन की कार्रवाई शुरू हुई तो कैरों मुर्दाबाद के नारे भी शुरू हो गए। शोर शराबे के बीच ही मुख्यमंत्री भाषण देने के लिए खड़े हो गए। कॉलेज के छात्रों ने कैरों साहब को बोलने नहीं दिया, जिन्होंने छात्रों से विनती की कि केवल 2 मिनट बोल लेने दो। छात्र शांत हो गए। कैरों साहब ने खड़े होते ही स्टेज के पीछे की ओर मुड़कर किसी से दैनिक उर्दू प्रताप और हिंदी वीर अर्जुन की प्रति मांगी। दोनों पत्रों की प्रतियां हाथ में लहराते हुए बोले कि मेरे हाथ में ये 2 समाचार पत्र हैं। इन दोनों संपादकीय उन महाशय कृष्ण के लिखे हुए हैं जो सत्याग्रह के डिक्टेटर हैं, यानी संचालक हैं, और वही संचालन कर रहे हैं। और वो क्या लगते हैं, ये सुनो। मुझे आज बड़ी खुशी है यह देखकर कि सत्याग्रह के माध्यम से पंजाब का हिंदू और हरियाणा का जाट एक हो गए। कैरों साहब बोले कि मुझे बड़ा दुख हुआ है यह जानकर कि जिस महाशय कहने पर ये मेरे पुत्र और मेरे भाई जाट भाई अपनी जान की बातें लगा रहे हैं, वह महाशय तो इन्हें हिंदू ही नहीं मानता और अपने साथ हरियाणा के जाटों की एकता का माध्यम भी केवल सत्याग्रह को मानता है। आप इन पत्रों को पढ़ें, केवल मेरी बात का यकीन न करें। यदि मेरी बात सच हो तो इस पर विचार भी करें। मैं समझता हूं मेरे भाई भोले हैं और दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। चाचा छोटू राम को समझाते समझाते वो इस दुनिया से चले गए कि ए भोले किसानों, अपने दुश्मन को पहचानो। जब आपने उनकी बात नहीं मानी तो शायद मेरी भी ना मानो, लेकिन उस महाशय के लिखे की तो मानो कि वे आपके सामने नहीं हैं तो वे आपके साथ अपनी एकता का माध्यम भी केवल इस सत्याग्रह को ही मान रहे हैं। मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। मैं जहां चाहूं और जब चाहूं बोल सकता हूं। मेरे पास बहुत बड़ी पुलिस फोर्स है जो आपके चारों तरफ खड़ी है। मैं इसका प्रयोग अपने पुत्रों और भाइयों के खिलाफ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शांति से काम ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि आंदोलन निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। मैं इसीलिए इस मामले में आपकी सहमति ले रहा हूं कि मैं जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। यदि इसका कोई आधार है तो केवल ये कि मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और जाट सिख हूं और किसान हित चाहता हूं। ये लोग शहरी हैं और शहरी सरमाएदारों का हित चाहते हैं। मेरे खिलाफ इनका वही विरोध है जो चाचा छोटू राम के खिलाफ इनका विरोध था। यही महाशय कृष्ण लाहौर में चाचा छोटू राम को छोटू खां लिखता था और उनके बनाए हुए किसानों के हित में सुनहरे कानूनों काले कानून कहकर उनका विरोध करता था। इन्होंने हमेशा चाचा छोटू राम का विरोध किया और आज मेरा कर रहे हैं। फिर कैरों साहब ने सच्चर फार्मेलो को विस्तार से समझाया और कहा कि यदि 8वीं श्रेणी तक तुम्हें पंजाबी पढ़ाई जाती है तो पंजाबी क्षेत्र में 8वीं तक हिंदी भी पढ़ाई जाती है, ताकि इधर के कर्मचारी उधर बदल दिए जाएं या उधर के कर्मचारी यहाँ बदल दिए जाएं तो उन्हें अपने कार्यालय में कार्य करने में असुविधा न हो। और फिर यह सच्चर फार्मूला तो मैंने लागू नहीं किया, यह तो पिछले 9 साल पहले पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री लाला भीमसेन सच्चर ने लागू किया था। यह तथाकथित प्रेस तब नहीं बोला क्योंकि सच्चर इनका मुख्यमंत्री था और मैं आपका मुख्यमंत्री हूँ। ये मुझे मेरे भाइयों द्वारा ही पिटवाना चाहते हैं। हमारा जूता और हमारा ही सिर। 2 मिनट की कहकर कैरों साहब पूरा 1.25 घंटा बोले। सरदार कैरों ने ऐसी ऐसी हरियाणा में कई सभाएं की और लोगों को समझाकर आंदोलन की हवा निकाल दी। आंदोलन सने सने ढीला पड़ता जा रहा था और हरियाणा आर्य समाज तथा उक्त आंदोलन के शीर्ष नेता प्रोफेसर शेर सिंह और गुरुकुल झज्जर के आचार्य भगवान देव स्वामी ओमानंद भूमिगत चल रहे थे। लोगों में तकरार चल पड़ी कि जिन्हें नेतृत्व करना चाहिए था वे छिपते फिर रहे हैं और आम आदमी जेलों में जा रहा है। तब जाकर सितंबर में प्रोफेसर शेर सिंह दिल्ली में आर्य समाज मंदिर दीवान हाल की एक सभा में प्रकट हुए। उन्होंने वहां आंदोलन के समर्थन में भाषण दिया तथा कार्यक्रम के पश्चात दीवान हाल से चलकर चांदनी चौक के थाना कोतवाली में आकर अपनी गिरफ्तारी दी। लेकिन फिर भी आंदोलन दिन प्रतिदिन ही मरता चला गया और अंत में 21 दिसंबर 1957 को बिना किसी सफलता के बंद करना पड़ा। आंदोलन का मुख्य कारण था जाटों के युवा नेताओं
को समझाना और कैरो इसमें सफल रहे। जनवरी सन 1958 में प्रताप सिंह कैरो ने हरियाणा के प्रसिद्ध एवं निष्पक्ष आर्य समाजी नेता श्री जगदेव सिंह सिद्धांती को अपने पास बुलाया। उधर सिखों के प्रमुख नेता ज्ञानी करतार सिंह को बुलाया तथा दोनों इकट्ठा बैठा और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब व श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विषय में इन दोनों से पूरी जानकारी प्राप्त की, जिसमें उन्होंने पाया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और गुरुकुल कांगड़ी ये सब पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के अधीन आते हैं। इसी प्रकार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली आदि के सब गुरुद्वारे आते हैं और इन दोनों संस्थाओं का करोड़ों रुपए वार्षिक का बजट बनता है। इन दोनों संस्थाओं पर कभी से शहरी लोगों नियंत्रण चलता आ रहा है, जबकि चुनाव के हिसाब से दोनों में वोट देहातियों के अधिक है और इनमें धन भी देहाती अधिक देते हैं। सिद्धांती जी बोले, प्रारंभ से ही प्रतिनिधि तो हमारे अधिक है, लेकिन नेतृत्व के अभाव में प्रधान और मंत्री हम इन्हीं को बना देते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी करतार सिंह ने कहा कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम प्रधान बने, हम तो पचेड़ा समझकर इन बापों को ही यह व्यवस्था थमा देते थे, वरना जत्थेदार तो कभी से ही साढ़े अधिक बनते रहे हैं। प्रताप सिंह कैरो ने कहा, तो फिर ये शहरी मुझे ठीक जूते लगा रहे हैं, क्योंकि शक्ति तो सारी आपने ही इनको दे रखी है, तो लोगों ने उनके हाथों में सौंप रखी है ये शक्ति सारी, तो ठीक जूते लगाएंगे। आप तो खाली उनके जय बोलने वाले ही रहे। इस बैठक का परिणाम यह निकला कि कैरो साहब की भी आंखें खुल गई और उन्होंने उन दोनों की आंखें भी खोल दी। अप्रैल सन 1958 के पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा चुनाव में हरियाणा के देहातियों ने महाशय कृष्ण एंड सन्स से संस्था का अधिकार छीन लिया और गांव फरमाणा के मूल निवासी प्रोफेसर राम सिंह आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान तथा श्री रघुवीर सिंह शास्त्री मंत्री चुने गए। इसी प्रकार जुलाई सन 1958 में ही सरदार गुरचरण सिंह टोरा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान चुन लिए गए। उस समय से अब तक उपरोक्त दोनों संस्थाओं पर देहाती लोगों का ही कब्जा चला आ रहा है। सन 1957 के हिंदी सत्याग्रह में कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में चौधरी सुल्तान सिंह नाम भोले भाले लोगों की सरकार की नीति रीति तथा सच्चर फार्मूला के विषय में फैली भ्रांति से अवगत कराया था। उनके कार्यकलापों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंची हुई थी। इसके अतिरिक्त तत्कालीन कांग्रेसी सांसद चौधरी रणबीर सिंह भी मुख्यमंत्री के सामने चौधरी सुल्तान सिंह के कार्यों की काफी प्रशंसा कर रखी थी। वैसे चौधरी सुल्तान सिंह एक साधारण कार्यकर्ता न होकर बहुत अच्छे वक्ता भी थे, जिन्हें स्वयं मुख्यमंत्री एक दो बार बोलते सुन चुके थे। उस समय पंजाब में दो सदन थे, पंजाब विधान सभा के साथ पंजाब विधान परिषद। विधान परिषद में कई स्थान खाली थे। दोनों सदनों में कांग्रेस का खासा बहुमत था। मुख्यमंत्री जी से चाहे विधान परिषद के एक स्थान पर राज्यसभा की भांति 6 वर्ष के लिए भिजवा सकते थे। कैरो साहब ने जून सन 1958 में चौधरी सुल्तान सिंह को एक खाली जगह पर एमएलसी नियुक्त करवा दिया। चौधरी सुल्तान सिंह का राजनीति में यह पहला खामोश कदम था। 1958 में पंजाब का द्विभाषी प्रदेश के रूप में भाषाई आधार पर बंटवारा, हिंदी सत्याग्रह की विफलता, अकाली दल का कांग्रेस में विलय, अकालियों के तिगड़मबाज नेता ज्ञानी करतार सिंह का कैरो मंत्रिमंडल में शामिल होना, पेप्सू स्टेट का पंजाब में विलय और उसका मुख्यमंत्री सरदार ज्ञान सिंह राडेवाला मंत्री के रूप में कैरों का सहयोगी बनना यह दर्शाता था कि सिखों के सब विरोधी सुर कैरों ने अपनी कूटनी से शांत कर दिए हैं। जहां तक हरियाणा संबंध था, प्रोफेसर शेर सिंह और पंडित श्री राम शर्मा हिंदी सत्याग्रह के कारण जेल में चले जाने के कारण कांग्रेस से निकाले जा चुके थे। राव वीरेंद्र सिंह को पहले ही मंत्रिमंडल से बाहर किया जा चुका था। हरिजन नेता चौधरी चांदराम सन 1957 का विधानसभा चुनाव हार चुके थे। चौधरी देवीलाल सन 1957 के विधानसभाओं में टिकट से वंचित कर दिए गए थे। कैरों के गणित में पंगु हो चुके केवल चौधरी श्रीचंद बचे थे। उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आने वाले चुनाव प्रधान बनाने का वचन दिया हुआ था। पंजाब के दोनों हिस्सों, पंजाबी एक क्षेत्र तथा हिंदी क्षेत्र में कोई ऐसा दमदार नेता नहीं बचा था जो कैरों का विरोध कर सके। आगामी सन 1962 के विधानसभाओं के चुनाव तक एक प्रकार से कैरो साहब संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्हें भविष्य में कोई चुनौती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन सन 1959 के आते आते पंजाब हाईकोर्ट ने हल्का सिरसा का चुनाव रद्द कर दिया। पुनः चुनाव की घोषणा हो गई। चौधरी देवीलाल ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट मांगी। इस बार कैरों की कोई तिकड़म नहीं चली और कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी देवीलाल को टिकट देकर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया। चौधरी देवीलाल ने पुराने और मजबूत कांग्रेसी नेता
वैद रामदयाल को भारी वोटों से हराकर चुनाव जीत लिया। चौधरी देवीलाल विधानसभा में पहुंचकर एक ऊर्जावान नेता के रूप में उभरे। चौधरी देवीलाल ने विधायक बनते ही विधानसभा में अपना एक नया ग्रुप तैयार किया। ज्ञानी करतार सिंह, हालांकि कैरो मंत्रिमंडल में उनके एक सहयोगी थे, परंतु चौधरी देवीलाल से उनकी बहुत अच्छी पटती थी। चौधरी देवीलाल ने ज्ञानी करतार सिंह, सरदार दरबारा सिंह और बलबीर सिंह, राव वीरेंद्र सिंह आदि को अपने साथ जोड़ लिया। विधानसभा में भी और पार्टी स्तर पर भी जल्दी ही चौधरी देवीलाल एक खासे ग्रुप के साथ सरदार प्रताप सिंह कैरो के लिए सिरदर्द बन गए। विधानसभा में कमेटियां बननी हो, पार्टी में पदों को भरना हो या हटाना हो, राज्यसभा सदस्यों के लिए उच्च कमान को नाम भेजने की बात हो, यानी प्रत्येक मामले में चौधरी देवीलाल ने टांग अड़ानी शुरू कर दी। सन 1960 में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हो गई। चौधरी देवीलाल ने उनमें से 2 लेनी चाहिए। झगड़ा हाईकमान तक पहुंचा, सब पर दोनों में सहमति हो गई, परंतु कैरो साहब और यहां तक कि उच्च कमान भी चौधरी देवीलाल की शक्ति का एहसास हो गया। चौधरी बंसीलाल उस समय राज्यसभा में चौधरी देवीलाल के कारण ही पहुंचे थे। विधान परिषद में पहुंचकर चौधरी सुल्तान सिंह ने पार्टी और नेता के स्तर पर जल्दी ही अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना ली। विधान परिषद में उनके साथी सदस्य उनके बोलने की प्रतीक्षा किया करते थे। विधान परिषद में उनकी आवाज कैरों की आवाज मानी जाती थी। सन 1959 के दौरान ही कांग्रेस पार्टी के चुनाव हुए। चौधरी सुल्तान सिंह जिला रोहतक कांग्रेस पार्टी के सर्वसम्मति प्रधान चुने गए। प्रदेश स्तर पर चौधरी सुल्तान सिंह जिला रोहतक कांग्रेस पार्टी के सर्वसम्मति से प्रधान चुने गए। प्रदेश स्तर पर चौधरी देवीलाल का ग्रुप तोड़ने के लिए कैरो साहब ने सरदार दरबार सिंह का नाम प्रधान पद के लिए उछाल दिया। सन 1962 का चुनाव आने तक चौधरी देवीलाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कभी प्रधान तो कभी उप प्रधान, यानी 1 और 2 नंबर पर बनते गए, बिगड़ते गए और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। सन 1957 से सन 1962 के चुनाव आने तक इस 5 साल के दौरान में हिंदी क्षेत्र वालों की ओर से चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, यानी जो आज का हरियाणा है, वो चौधरी देवीलाल की लीडरशिप उसने स्वीकारी। प्रताप सिंह कैरो के विरुद्ध एक आवाज उठनी शुरू हो गई। उन पर एक लांछन लगा जाने लगा कि सब नौकरियां, सारे विकास कार्य, उद्योग धंधे, कोटे परमिट, लाइसेंस आदि सब पंजाबी क्षेत्र के लोगों में बंदर बांध की भांति लुटाए जा रहे हैं। हिंदी क्षेत्र को एक योजनाबद्ध तरीके से पछाड़ा जा रहा है। पंजाब विधानसभा में हरियाणा की तरफ से कोई विपक्ष तो था नहीं। चौधरी देवीलाल को पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभानी पड़ रही थी। तो आज इतना ही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। अगले अंक में मैं और बहुत कुछ मसाला आपके लेकर आ रहा हूं। तो यहीं से शुरुआत है चौधरी देवीलाल के संघर्ष की, और आने वाला समय कैसे हरियाणा का जन्म हुआ ये आगे। नमस्कार, जय हिंद।